हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टीकोडीज चैनल। सो गाइज, हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, नया प्लेलिस्ट जिसका नाम है React.js ट्यूटोरियल। और यहाँ पे बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से हम सीखने वाले हैं React.js को, और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में हम समझाएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलना चाहेंगे और वहाँ पे करके देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ React.js। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पे हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और जैसा कि आपको दिख रहा है रिएक्ट हेडिंग में है। और रिएक्ट होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। React.js इज़ ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड फॉर बिल्डिंग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपको समझ में कम आ रहे होंगे। जैसे पहली चीज़ तो React.js इज़ ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, साफ साफ लिखा है। यूज्ड फॉर बिल्डिंग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स को सबसे पहले ध्यान से समझना है। पहला जैसे यूआई क्या होता है? यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस। अगर आपको आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल में जो भी आपको दिखता है उसको बोलते हैं यूआई, यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके की चीज़ होती है। एक CLI होता है जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जो कमांड के थ्रू किया जाता है, और दूसरा होता है यूआई, यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस के थ्रू हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज्ड फॉर बिल्डिंग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स है तो कंपोनेंट्स के बारे में आगे हम देखेंगे। रीयूजेबल मतलब एक जगह जो हम यूज़ करते हैं उसी को हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से हम React.js को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एंड नेक्स्ट स्लाइड में है React.js इज़ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। मतलब React.js लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, जैसा कि हमारे पिछले वाले स्लाइड में साफ साफ लिखा था, तो उसी के बिहाफ पे मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ React.js इज़ ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये एक तरीके की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूआई। ठीक है, तो यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, यहाँ पे मैंने साफ साफ मेंशन किया है। तो एक यूआई बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से इसलिए मेंशन किया है कि ये पॉइंट आपको याद रहे। रिएक्ट इज़ नॉट फ्रेमवर्क, रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, रिएक्ट फ्रेमवर्क बिल्कुल भी नहीं है, इसको मत बोलना कि ये फ्रेमवर्क है, ये एक लाइब्रेरी है। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा तो आपको यही बताना है। एंड एक पॉइंट मैंने और ऐड किया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं। मैंने देखा ये गूगल पे बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि React.js है कि React.js है कि React है, तो इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, React ही React है, React.js है और ReactJS कैपिटल में। ठीक है, कुछ भी कहो सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है React ब्रैकेट में आल्सो नोन एज React.js और React.js। तो चाहे React.js कहो चाहे React.js कहो, बात एक ही है। यहाँ पे कन्फ्यूज आप बिल्कुल भी मत होना। इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये एक तरीके का ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और क्या बिल्ड करने के लिए? यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये बात है कि ये जो हमारा ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स होता गया है। तो मैं बता दूँ, ओपन सोर्स हर वो एक चीज़ को आप कह सकते हैं जिस पे कोई किसी का लाइसेंस ना हो, कोई भी उसमें कंट्रीब्यूट करके उसको अपने तरीके से उसमें अपना खुद का कोड इम्प्लीमेंट कर सके, उसको ओपन सोर्स कहते हैं। जैसे लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि अगर आपको उसकी कोडिंग आती है तो आप उसको अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके आप अपने नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। उसी तरीके से ओपन सोर्स का मतलब ये है कि उसमें कोई भी कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, उसमें किसी का कोई पर्टिकुलर लाइसेंस नहीं होता। तो एक तरीके के एकदम सिंपल भाषा में ओपन सोर्स का मतलब यही होता है। बाकी आगे अभी हम आपको और इसको डिटेल में समझाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है। तो नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ रिएक्ट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, रिएक्ट ऑफ हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ रिएक्ट, कुछ भी आप कहो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं ये जो पॉइंट मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं, ये मैंने कहीं से नहीं बल्कि खुद इंसाइक्लोपीडिया से निकाल के मैंने रखा है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया से निकाल के इसलिए रखा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप वहाँ जाएंगे, विकीपीडिया पे जाएंगे तो विकीपीडिया पे भी मिल जाएगा आपको इसी फॉर्मेट में, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और एक्चुअल चीज़ पता चल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है साफ साफ,
ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑथर, इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन थे? तो ये जॉर्डन वॉक थे। जॉर्डन वॉक आपने सुना होगा। जॉर्डन वॉक एक तरीके के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे फेसबुक में, जिन्होंने रिएक्ट को लिखा है, ठीक है। एंड डेवलपर्स कौन है? फेसबुक एंड कम्युनिटी, फेसबुक की कम्युनिटी है और फेसबुक है, फेसबुक के ऑनर जानते हैं वो कौन है, तो उन्हीं के बिहाफ पे ये चीज़ अब इस समय चल रहा है। इनिशियली रिलीज कब हुआ था? तो देखो, जब भी कुछ भी चीज़ रिलीज होता है तो दो तरीके से, एक इनिशियली रिलीज होता है, एक स्टेबल रिलीज होता है। इनिशियली रिलीज में मतलब वर्किंग होता रहता है, पर एक तरीके की टेस्टिंग वर्जन डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं कि ये आ गया है मार्केट में, आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद जब वो स्टेबल हो जाता है तो स्टेबल वर्जन रिलीज़ कर देते हैं। तो उसी तरीके से इनिशियली यूज जो है हमारा मई 29, 2013 को हुआ था। 2013 में 29 मई को रिलीज किया गया था इनिशियली, ठीक है। बट वो टेस्टिंग पर्पज़ था, सिर्फ वर्किंग पे था। उसमें एरर भी हो सकते थे उस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिथ अपना जो अपने हिसाब से पढ़ता है, आर्टिकल समझता है, उस हिसाब से बताता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट में अगर आपको भेद है, कोई भी मिथ है, तो आप भी अपना कमेंट में डाल सकते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ठीक है। एंड स्टेबल रिलीज है 17.0.2 वर्जन, ये 22 मार्च 2021 को हुआ था, जो कि भी 5-6 महीने पहले की बात है, ठीक है। 5-6 महीने पहले अभी स्टेबल वर्जन एक फिर से रिलीज हुआ है। और स्टेबल वर्जन का मतलब ये हुआ कि ये वर्जन करंटली चल भी रहा है और ये स्टेबल भी है। आप इस पर कोई भी एरर नहीं मिलेगा। जो भी प्रोग्रामिंग करोगे, जो भी इसके थ्रू यूआई बनाओगे, जो भी चीज़ आप बनाओगे, हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाओगे, सब एकदम बढ़िया वर्क करेगा, ठीक है। कोई एरर React.js की तरफ से नहीं रहेगा। एंड पीछे एक पॉइंट आया था ओपन सोर्स, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने रिपोजिटरी ओपन सोर्स पे दे रखा है, github.com/facebook/react। तो यहाँ पे आप जाओ और इस URL को हिट करो, वीडियो पॉज करो, इस URL को कॉपी करो और आप इस URL पे जाके देखना, बहुत सारे फाइल्स रखे हैं वहाँ पे। आपके हिसाब से क्या चीज़ उसमें और मॉडिफाई किया जा सकता है, आपको अगर आता है तो उसमें कोड उस वहाँ से क्लोन करिए, आप अपने हिसाब से कोडिंग करिए, कोड आपका रन हो रहा है, कोड आप पुश करिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरीके का ओपन सोर्स तरीके से होता है कि ओपन सोर्स मतलब यहाँ पे आपने अपना खुद का कोड इम्प्लीमेंट किया, तो आपको एक बार पूछना पड़ेगा, वो आपको क्रेडेंशियल देंगे, आप कोड पुश कर सकते हैं, वो आपके नाम से रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ओपन सोर्स। इसका मतलब है फेसबुक का इसका कोई लाइसेंस नहीं है, ये ओपन सोर्स है। अगर आपको आता है तो आप भी कर सकते हैं, ठीक। रिटन इन जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आपको लोग को एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि हमें React.js सीखने के लिए हमें क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, ये मैटर करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग ये है प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है? वेब प्लेटफॉर्म पे जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन बनता है, हाइब्रिड एप्लीकेशन बनता है, तो ये वेब फॉर्म पे वर्क करता है, इसलिए प्लेटफॉर्म इसका वेब है जो ब्राउज़र पे रन करेगा, ठीक है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे reactjs.org है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो React.js की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड ये रहा हमारा React.js का हिस्ट्री। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेनिफिट ऑफ React.js। React.js की बेनिफिट क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको एकदम साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि React.js की बेनिफिट ये है कि पहली चीज़ तो ये कंपोनेंट बेस्ड है। कंपोनेंट मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपके पास छोटे छोटे नैब बार हो गए, साइड बार हो गया, फूटर हो गया और आर्टिकल बार हो गया, तो इस तरीके से जो सेक्शन होम पेज पे बनाए जाते हैं तो उन सब का अलग अलग कंपोनेंट बनाया जाता है। उस कंपोनेंट को हम बार बार यूज भी करते हैं और उस कंपोनेंट को कंपोनेंट बेस पे कोडिंग भी करते हैं। अगर मान लो हमें हेडर पे कुछ नया पॉइंट ऐड करना हुआ, नया मेनू ऐड करना हुआ, तो वहाँ पे अपने नैब कंपोनेंट पे जाएंगे, वहाँ पे मेनू पे जाके अपना कुछ नया ऐड करके जैसे ही सेव करेंगे, हर जगह एक बार में रिफ्लेक्ट होगा, एक बार में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड वर्क होता है। तो कंपोनेंट हर चीज़ का अलग अलग अपना अपना कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट पे जिस कंपोनेंट पे ज़रूरत होती है उस कंपोनेंट पे चेंज होता है। अब पहले क्या था कि पहले कंपोनेंट बेस्ड नहीं था, तो अगर मान लो कोई भी स्टैटिक वेबसाइट मैं बना रहा हूँ तो बहुत लंबी कोडिंग कर दिया हूँ, अब मान लो कहीं चेंज करना होता था तो पता चलता था हर पेज में जाके मुझे चेंज करना पड़ रहा है। पर यहाँ अब ऐसा नहीं है, ये कंपोनेंट है, हर चीज़ का कंपोनेंट बना है, जिस कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो पर्टिकुलर उस कंपोनेंट पे जाओ, चेंज करो, सेव करो, बात ख़त्म। तो इस तरीके से क्लियर तरीके से हमें कंपोनेंट बेस्ड का फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग है डिक्लेरेटिव।
डिक्लेरेटिव सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। डिक्लेरेटिव जो होता है एक्चुअल में ये जो एक तरीके का फ्रेमवर्क अप्रोच है, ये फ्रेमवर्क पे वर्क किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी इस अप्रोच को यूज करता है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इस अप्रोच को यूज़ करने का मतलब ये है कि डिक्लेरेटिव आप अगर मान लो किसी कोई क्लाइंट अगर हमारे पास आता है, वो हमको कुछ भी कहता है कि भैया एक काम करो मेरे लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाओ कि एम्प्लॉय हमारा कब आता है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, रिकॉर्ड क्या है, उसको सैलरी कितना दिया हूँ, ये सारी चीज़ हमें करके दे दो। तो वो क्या हुआ कि उसको पता है लेकिन उसको एक्चुअल ये नहीं पता कि हमें किस पे करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझे और हम अपने तरीके से उसको वर्क करके दे दिए, तो ये होता है डिक्लेरेटिव। ठीक है, मैं उसको डिक्लेरेटिव कर दिया, उसका काम भी कर दिया, मेरा भी काम हो गया, सबका काम हो गया। लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेटिव का मतलब सेम उसी तरीके से ये है कि आप जब कोडिंग करते हो तो आप इनिशियली में क्या कर रहे हो ये हमारा सिर्फ ब्राउज़र समझता है। ठीक है, ब्राउज़र समझता आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है, और बाकी मैटर नहीं करता कि डिक्लेरेटिव का मेन हमें डिक्लेरेटिव को हमें क्या यूज़र को समझाना है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। हम कोडिंग में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वही चीज़ होता है डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेटिव का कुछ ये सीन है। नेक्स्ट है लर्न वंस राइट एनीवेयर। लर्न वंस मतलब एक बार सीखो, राइट एनीवेयर मतलब कहीं भी लिखो, आपका ये कोड चलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है डॉम अपडेट्स। डॉम अपडेट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को अपडेट कैसे किया जाता है, ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको नहीं पता तो बहुत जल्दी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ भी आने वाली है, वहाँ पे आप इसको सीख लेंगे। उसके बाद है रीयूजेबल कोड। रीयूजेबल कोड को मैंने पहले बता दिया हूँ कि रीयूजेबल कंपोनेंट भी होता है इसमें, रीयूजेबल कोड भी होता है। रीयूजेबल कोड मतलब एक कोड आप कहीं कर दिए हो तो उसी को मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई क्लास बना लिए हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस क्लास को मल्टीपल जगह पे कॉल कर लेते हो, आपका काम हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, रीयूजेबल कोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं किसके, React.js के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वाई React.js, हम क्यों React.js यूज़ करें, तो ये सबसे शानदार क्वेश्चन है। तो जैसा कि ये सारे जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, सब जितने के जितने पॉइंट्स हैं सब React.js की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाले हुए आर्टिकल्स मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं रखा हूँ, सब बने बनाए आर्टिकल्स वहीं से निकाल के आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वाई React.js क्यों यूज़ करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय फेसबुक, जब इतनी बड़ी कंपनी इसको हैंडओवर की है, इतनी बड़ी कंपनी इसको यूज़ कर रही है, चलवा रही है, तो हम क्यों ना यूज़ करें भाई। इतना ट्रस्टेबल है, ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल में फेसबुक चल रहा है और उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसके द्वारा बनाया गया ये लाइब्रेरी है, तो हम इसको बिल्कुल यूज़ करेंगे, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत अच्छा, बहुत शानदार भी है, मैंने खुद अपने एंड से यूज़ किया हूँ। बहुत सिंपल है, मतलब अकॉर्डिंग टू एंगुलर ये इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप यूज कर सकते हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जर्नी JS में कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी की तरफ, तो आप इसको ज़रूर सीखें। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, जैसा कि मैंने बताया, हर चीज़ का अपना अलग अलग कंपोनेंट होता है। अगर मैंने यहाँ पर टेस्टीकोडीज लिखा तो एक ये सेक्शन होगा, इस सेक्शन पे टेस्टीकोडीज का मैंने कोड किया तो ये भी एक कंपोनेंट होगा। इतने पे अगर मैंने हेडिंग बड़े से लिखा हूँ तो ये भी एक कंपोनेंट होगा। इतने मैंने स्टार लगाया तो ये भी एक कंपोनेंट होगा, और इतने पे आर्टिकल लिखा तो ये भी एक कंपोनेंट होगा। इन सारे कंपोनेंट को एक जगह सिस्टमेटिकली ढंग से रखने को ही कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। इट हैज़ ह्यूज कम्युनिटी ऑन गिटहब। गिटहब पे इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मतलब एंगुलर से भी ज़्यादा इसकी बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल यूज़ करें, आपको इस पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाते हैं। जब भी आप गूगल करेंगे, आर्टिकल देखेंगे, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह यूज़ करेंगे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर लेंगे। एंड द लास्ट थिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्री रिक्वेस्टीज फॉर रिएक्ट पे होगी, मतलब रिएक्ट के लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या मुझे आनी चाहिए, किस बेसिक लेवल पे आनी चाहिए, सारी चीज़ें पर बात करेंगे हम लोग। एंड हाँ, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट एंड नोड.js जैसे वीडियो को आप इजीली गेट कर सकें, समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।